मुझे भी लम्हा-ए हिजरत ने कर दिया तकसीम, निगाहें घर की तरफ है और कदम सफर की तरफ। नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी। गुरुग्राम एक साइबर सिटी जिसकी चकाचौंध और विकास की रोशनी में आज भी कुछ बायर्स समस्याओं के बीच अंधेरे में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हाल ही में एक कॉन्क्लेव कंडक्ट किया गया, उस सफल कॉन्क्लेव के बाद वापस एक कॉन्क्लेव दोबारा किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं रेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कॉन्क्लेव का क्या उद्देश्य रहेगा और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन अथॉरिटीज हैं जो इसमें शामिल होने जा रही हैं? रियल एस्टेट, जैसा कि कहा है दामिनी जी ने, रियल एस्टेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। इस सेक्टर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आम जो नागरिक है, जो घर की चाह में होता है, रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता है। रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रमोटर और एलओटी के बीच में बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की तरह हो, जिसमें किसी भी इस प्रकार की कोई शर्तें या क्लॉजेज नहीं हो जो कि एक तरफा हों, जो कि एलओटी के फेवर में नहीं हो। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के जो रूल्स हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट रूल्स 2017, उनमें एक मॉडल एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है। और इस कानून के आने के बाद जितने ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट होंगे, इस जो मसौदा जो दिया गया है, जो प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप के अनुरूप ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और यदि कहीं वेरिएशन की आवश्यकता है तो उस वेरिएशन को जो है प्रमोटर पहले अथॉरिटी से अप्रूव कराएगा और अप्रूव कराने के बाद ही उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया सकेगा। 3 कानून सीधे सीधे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित है। पहला कानून जो है वो कानून है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, हरियाणा रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012, इसके तहत जो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनती हैं या एसोसिएशन ऑफ एलओटीज जो बनेंगी, उन एसोसिएशन ऑफ एलओटीज का रजिस्ट्रेशन जो है इस कानून के अंतर्गत किया जाता है। यह कानून अपने आप में एक कानून है जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी किस प्रकार से किया जाए, उसमें कब चुनाव हो, कौन ऑफिस बियरर्स हों, कैसे ऑफिस बियरर्स का चुनाव हो, ऑफिस बियरर्स यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो किस प्रकार से नए ऑफिस बियरर्स लाए जाएं, समय अवधि के तुरंत बाद चुनाव हो सकें उसके लिए क्या उसमें प्रावधान है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाए, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है, क्या कोई अधिकतम संख्या का भी उसमें एक्ट में कोई प्रावधान है। इस प्रकार से बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के जो मेंबरान हैं या उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके मन में रहती हैं। तो उन शंकाओं का समाधान करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, उनके मेंबर्स, उनके ऑफिस बेरर्स को कि ये जो हरियाणा रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 है, इसके अंदर क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराना इसका एक उद्देश्य है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनका जवाब देने के लिए वहाँ रजिस्ट्रार जनरल जो हैं सोसाइटीज़ के, जो कि डायरेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं एक्स ऑफिशियो, वो वहाँ मौजूद रहेंगे। सेक्रेटरी जो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग देवेंद्र सिंह जी मौजूद रहेंगे। और एक हमारे बहुत ही सीनियर ऑफिसर जो अब रिटायर हैं और यूनिटेक के चेयरमैन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपॉइंट किया हुआ है, तो उन्होंने जब ये कानून बना था उस समय वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे, तो उन्होंने इस कानून को बनाने में, इस कानून का मसौदा तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उनको भी हमने इसमें की स्पीकर के तौर पर बुलाया है ताकि कानून के भिन्न भिन्न जो इसमें क्लॉजेज हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके बारे में कि उनके पीछे मंशा आखिरकार क्या थी और उनको किस प्रकार से असली जामा पहना करके उन कानूनों की पालना कराई जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कानून जो है वो है हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1983। 2003 में ये नोटिफाई हुआ और ये एनफोर्स होना शुरू हुआ। ये कानून ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत पहली बार जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट ओनर्स हैं, उनको अपार्टमेंट की ओनरशिप यानी उनको टाइटल दिया और साथ ही साथ
जो कॉमन एरियाज हैं, कॉमन एरियाज में उनका प्रोपोर्शनेट शेयर होगा, और प्रोपोर्शनेट शेयर जो है वो उसके साथ ही जब उसकी रजिस्ट्री की जाती है अपार्टमेंट की, कन्वेंस डेट की जाती है अपार्टमेंट की, तो उनका राइट रिकॉग्नाइज किया गया कॉमन एरियाज में उनकी ओनरशिप का, जो प्रोपोर्शनेट राइट था। और उसके साथ साथ एक जरूरी चीज ये थी कि अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट राइट है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इस कानून के बारे में जानकारी। और अब जो नया कानून आया है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, इसके अंतर्गत एसोसिएशन ऑफ एलओटीज जो हैं वो कब बनाई जानी है, एसोसिएशन ऑफ एलओटीज का क्या दायित्व है, क्या चीजें उनको ट्रांसफर की जानी है कॉमन एरियाज की। कॉमन एरियाज में दो तरह की चीजें हैं, कुछ जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, उनको जाएगी यानी एसोसिएशन ऑफ एलओटीज को, और कुछ चीजें जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको जाएगी। तो क्या फैसिलिटी, क्या कम्युनिटी एम्यूनिटी, क्या कॉमन एरियाज किसको जाने हैं, इसके बारे में उसमें प्रोविजंस हैं। इसके साथ साथ एक एलओटी को ऑब्लिगेट किया गया है, एलओटी के लिए एक मैंडेट है कि उसको एसोसिएशन ऑफ एलओटीज का मेंबर बनना पड़ेगा। जो प्रमोटर है उसका ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही मेजॉरिटी यूनिट्स बुक हो जाती हैं उसके तुरंत बाद वो एसोसिएशन ऑफ जो एलओटीज हैं उसका गठन कराएगा। इससे पहले क्या होता था कि बिल्डर अपने ही किन्हीं आदमियों को लेकर के एसोसिएशन बनाया जाता था और उसको रजिस्टर कराया जाता था, और वो एसोसिएशन 3 साल तक काम करती थी। वो एसोसिएशन क्या थी? इट वाज नॉट ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये तो एसोसिएशन बिल्डर की एक वो थी, रेप्लिका थी, और बिल्डर इस एसोसिएशन के माध्यम से उसको हैंडओवर कर देता था। तो वो चूंकि बिल्डर के आदमी होते थे, वो देखते भी नहीं थे कि क्या हैंडओवर हुआ है, सही हैंडओवर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या जो सर्विसेज हैं वो फंक्शनल है या नहीं है, एसटीपी फंक्शनल है या नहीं है, प्रॉपर कैपेसिटी का है या नहीं है, वो सारी चीज़ें होती थी। और कई बार ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा इकट्ठा होता था उसका मिसयूज भी हो जाता था। कई बार बिल्डर की खुद की अपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बना करके एक उसको प्रॉफिट का माध्यम बना करके उसी के माध्यम से ये मेंटेनेंस कराई जाती थी। अब इस कानून के आ जाने के बाद जो पुराना कानून है जो अपार्टमेंट या हाई राइज बिल्डिंग्स पर लागू होता है, उस कानून में कुछ परिवर्तन हो गए, उसके कुछ प्रोविजन एब्रोगेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कानून जो है पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, और इस कानून का जो सेक्शन 89 है वो इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है कि दूसरे कानून में यदि कोई चीज ऐसी लिखी है जो इनकंसिस्टेंट है इसके प्रोविजन से, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी वो चीजें एब्रोगेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अब चूंकि इस नए कानून के आ जाने के बाद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को, एसोसिएशन ऑफ एलओटीज को ये जानकारी देना आवश्यक है, उनको ये बतलाना आवश्यक है कि नए कानून के आ जाने के कारण जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो आरडब्ल्यू के अलावा इस कॉन्क्लेव में कौन से ऐसे अनटच्ड एरियाज हैं जिनके ऊपर आप बात करेंगे, और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, स्टेक होल्डर तो रियल एस्टेट में जो है मेन 3 स्टेक होल्डर्स हैं। प्रमोटर हैं, प्रमोटर जो इनकी संस्थाएं हैं उनके ऑफिस बेयरर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रेडाई है, नर्डेको है। उसके बाद दूसरा है ब्रोकर्स, क्योंकि एलओटी का संबंध प्रमोटर से ब्रोकर के माध्यम से होता है आमतौर पर। और तीसरा एलओटी खुद है, एलओटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एसोसिएशन ऑफ एलओटीज हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो होंगी। और जो सबसे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये आपकी गवर्नमेंट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव, उन सबके सीनियर ऑफिसर्स, उन सबके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। तो ये इसमें क्या है, प्रयास ये हुआ है कि सभी कनेक्टेड जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इसमें बुलाया जाए ताकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के इश्यूज पर, उनके इश्यूज को डिस्कस करके उनके इश्यूज के बारे में क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उन इश्यूज को हम अटेंड करें ताकि भविष्य में उस समस्याएं उन्हें पैदा ना हो। तो सर, आज रेरा के 5 साल के बाद भी लोगों में, बायर्स और बिल्डर्स में समन्वय की कमी दिखाई देती है, इसका क्या कारण आप बताएंगे? वैसे तो आपका प्रश्न बड़ा अस्पष्ट सा प्रश्न है कि समन्वय की कमी नहीं है। बायर और बिल्डर के बीच में सबसे बड़े ब्रिज तो हमें, यदि बायर जो है वो संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि बिल्डर उसको कोई गलत
वायदा करके और उस वायदे को पूरा नहीं कर रहा है, या कोई वायदा किया है वो वायदा पूरा नहीं कर रहा है, तो हमारे पास आ सकता है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट है कि उसने क्या वायदा किया है, उसमें लेआउट प्लान लगा हुआ है, उसमें उसका ब्रोशर जो दिया है, ब्रोशर में वो ये नहीं है पहले की तरह, ब्रोशर में तो दिखाई मैं पेरिस बना रहा हूँ और बने नहीं, वो एक छोटी सी जो है बेसिक कॉलोनी भी। तो पर्पज है आज जो वायदा किया है उस वायदे के अनुरूप ही उसे डिलीवर करना होगा, और वो गलत वायदे नहीं कर सकता। वेरासिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इस प्रकार से समन्वय पैदा भी हुआ है, और जहाँ समन्वय नहीं है, जहाँ मान लीजिए कोई आपस में डिस्प्यूट है, उसको सुलझाने के लिए हम मौजूद है। तो सेक्शन 11(3)(e) के तहत जब पोजीशन मिल जाता है तो बिल्डर को 3 महीने के अंदर अंदर RWA का गठन कर देना चाहिए, बट अमूमन तौर पर ये नहीं देखा जाता। तो इसके बाद में जब लोग आते हैं, रेरा की तरफ आते हैं, आपके लिए गुहार लगाते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि डिसीजन में काफी डिले किया जाता है। तो इसका क्या कारण है? क्या मैन पावर की कमी है? क्या बोला जाए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और? क्या दांतों को मजबूत किया जाने की अभी आवश्यकता है? ऐसा नहीं है कि जो उपलब्धियां नहीं है कम समय में भी, वो उपलब्धियां शानदार उपलब्धि रही हैं। कई बार क्या है कि जो चैनल के एंकर्स होते हैं ना, वो इस प्रकार के बम्बार्डिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, तो वो ये बम्बार्डिंग स्टेटमेंट आपका होता है जो तथ्य से परे है। जहाँ तक आप कहते हैं डिले की बात, जब आप एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी कंप्लेंट का निस्तारण करते हैं तो उसमें क्या देखना जरूरी होता है कि दोनों पक्षों को आपने बराबर की अपॉर्चुनिटी दी है कि नहीं, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया है नहीं दिया। यदि मान लो आज एक कंप्लेंट फाइल होती है, कंप्लेंट फाइल होने के बाद उस कंप्लेंट की एक कॉपी जो रिस्पोंडेंट है उसको जाएगी, उसके बाद वो अपना जवाब देगा। तो ये जो पीरियड है कम से कम नहीं तो 1 महीने का टाइम इसमें लग ही जाता है, क्योंकि आप 15 दिन उसको 4-5 दिन पहुंचने में लगते हैं। स्पीड पोस्ट की डिलीवरी होती है, मेल से ही भेजते हो आप, इंस्टेंट वो भी जाती है। उस सब के बावजूद भी फिर वो प्रमोटर टाइम ले लेता है रिप्लाई फाइल करने में। रिप्लाई फाइल होने के बाद जब वो केस हमारे यहाँ लगता है तो सामान्यतः जब तक कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, या वकीलों के द्वारा किसी वन प्रिटेक्स्ट अदर प्रिटेक्स्ट उस पर कोई डेट्स नहीं मांगी गई हो, तो 99% मामलों में फैसला पहली तारीख पर ही हो जाता है, और जो दूसरी या तीसरी हियरिंग पे जाते हैं उनमें उनका फैसला हो जाता है। अब चूंकि केस बहुत ज़्यादा है, केस ज़्यादा है, और चूंकि रिफंड के मामले पहले हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर साहब करते थे, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जो रिफंड के मामले थे वो रिफंड के मामले भी अब अथॉरिटी करेगी। तो करीब 3000 नए केस और आ गए हमारे पास उधर से ट्रांसफर होकर के। तो इसीलिए जब 3000 केस एक दिन में, आप 100 से ज़्यादा क्या केस लगा सकते हो? 22 वर्किंग डेज हैं, तो 22 वर्किंग डेज में आपने 2200 केस लगाए, तो 1 महीने में तो वो केस ही लगे। और मान लो 1.5 महीने में लगी, तो अगली तारीख कब आएगी उनकी? 1.5 महीने के बाद। और 1.5 महीने के बाद आपके पुराने केसेस लगे हुआ गए, तो कई बार तारीख में 2 या 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि लंबी तारीख लगी है तो उस दौरान रिप्लाई आ जाए, जवाब आ जाए, सारे इश्यूज सेटल हो जाए, ताकि हम उसका निर्णय जो है वो उस तारीख के बाद जो समय उस पर कर सकें। डिले नहीं है, एक न्याय संगत, एक है ना रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रख के दोनों पक्षों को पूरा मौका दे करके, अवसर दे करके वो अपना पक्ष रख सकें, और उसके बाद कानून के अनुरूप तथ्यों के अनुसार जो निर्णय हो वो निर्णय अथॉरिटी करे। दिखाते भी हैं, एक ह्यूमन कैपेसिटी भी होती है कि भाई हम जो यहाँ भी एक मेंबर हैं, एक मैं हूँ, तो हमने सरकार से कहा भाई कि हमें एक एडिशनल मेंबर भी दो। 3 की स्ट्रेंथ है टोटल, 2 मेंबर 1 चेयरमैन, तो हमें कब 3 मेंबर और 1 चेयरमैन। तो इससे क्या है कि उससे भी वर्क डिस्पोज होगा। एक बेंच हम पूरा रिफंड के लिए लगा देंगे तो उससे एक्सपर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जो फोरम्स हैं उनके साथ यदि आप इसको कंपेयर करें तो हमारा समय तो 1/10 भी नहीं है, जहाँ 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ जो डिले हुआ उस डिले का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है, शुरुआत में तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये कह दिया कि भाई ये केसेस जो है ना ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेंगे। उन्होंने जो डिलिनिएट किया ना फंक्शंस को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अथॉरिटी को, उसमें उन्होंने फैसला कर दिया। फिर रूल्स में परिवर्तन हुआ, फिर हाई कोर्ट में ये मैटर चला गया, हाई कोर्ट में 6-8 महीने लग गए। हाई कोर्ट ने जब इस पर निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट चला गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। उस निर्णय के बाद फिर एक बीच में एक मैटर अटका हाई कोर्ट से स्टे। तो इस तरह से क्या है कि शुरू में जब नया कानून आता है तो कानून की व्याख्या जरूरी है, ताकि आगे के लिए भविष्य के लिए वो एक गाइडलाइन बन जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि अब मुख्यतः जो इसमें ग्रे एरियाज थे उनकी व्याख्या कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना शानदार फैसला किया है कि उन्होंने एक मामला सेक्शन 40(1) में कि अथॉरिटी के ऑर्डर्स, डिसीजंस, अथॉरिटी की डायरेक्शंस को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से ब्याज की रिकवरी होगी, डिले पेनल्टी की रिकवरी होगी, किस प्रकार से कॉम्पेंसेशन की रिकवरी होगी, वो दिया हुआ है। उसमें रिफंड रह गया। उन्होंने कहा नहीं, रिफंड इज ऑल्सो इनबिल्ट। रिफंड में भी पावर है कि रिफंड भी आप है ना एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसा सरकार रूल्स में प्रेस्क्राइब करती है उसके अनुरूप रिकवर कर सकते हो। और हमारे यहाँ राज्य सरकार ने जो सेक्शन 40(2) है उसके तहत जो अथॉरिटी का हर ऑर्डर, हर डायरेक्शन, हर जो अथॉरिटी का जो डिसीजन है ये सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन रेट इज वेरी गुड। हमारे यहाँ कंसीलिएशन, मीडिएशन की सक्सेस भी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मामले सुलझ रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियली जो बहुत सारे 10-12 साल की जो समस्याएं थी वो एक साथ अथॉरिटी पे आई, फिर थोड़ा समय का डिले होने का कारण ये नहीं था कि अथॉरिटी को डिसीजन देने में दिक्कत थी, पर बहुत सारे मामलों में स्टे हो जाने के कारण बहुत सारे मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो इशू पेंडिंग था, उसके कारण साइन डाई हो जाने के कारण लेट हुई। लेकिन अब मामले है ना कि बहुत त्वरित गति से निपटाए जा रहे हैं, और स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अब बिल्डर्स को पास पैसा नहीं है देने को रिफंड के लिए, तो पोस्ट डेटेड चेक्स की रिक्वेस्ट करते हैं। यदि बिल्डर के इरादे और पुराना उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है तो हम वो भी अलाउ कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन चूंकि जल्दी निपटाने के लिए हमने एग्जीक्यूशन की पावर है, जो भी हमारे फैसले हुए हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए हमने एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर साहब को डेलीगेट किया है, अथॉरिटी ने एज पर लॉ डेलीगेशन किया है उनको, तो एग्जीक्यूशन ही फटाफट अब निपट रहे हैं। तो इस तरीके से पर डे अथॉरिटी कम से कम 100 से 125 मामलों पर गौर करती है, और उनमें से नियरली 50% पर डे की उनकी जो है डिस्पोजल है। तो रियल एस्टेट को एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता था रेरा के गठन से पहले। तो रेरा के गठन के बाद जब आपको ये जिम्मेवारी दी गई तो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि एक आम आदमी भी यही चाहता है कि आप ही उसको बचा सकते हैं, बिल्डर्स का भी ऐसा ही मानना है कि आप ही उसको इस चक्रव्यूह से निकाल सकते हैं, और सरकार का भी ऐसा ही कहना है कि अब आप ही उसकी नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि आखिर में सरकार को भी जनता को जवाब देना है। तो अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं आपसे पूछूं खंडेलवाल जी, रेरा की क्या रही है? क्या जिस उद्देश्य से रेरा का गठन हुआ था, क्या उस पर वो खरा उतर पाया है? सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, जो आम उपभोक्ता है रियल एस्टेट का, जो बायर है, मिसचीवियस एक्टिविटीज के कारण रियल एस्टेट में लोगों का विश्वास कम हो गया, भरोसा कम हो गया। हमने लोगों का भरोसा कायम किया रियल एस्टेट में। आज यदि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो जो बायर है पहले पूछता है प्रमोटर से रेरा रजिस्टर्ड है, यदि वो कहता है रेरा रजिस्टर्ड है तभी खरीदता है वो। तो इस तरह रेरा ने भरोसा कायम किया है, और लोग कहते हैं कि रेरा है तो भरोसा है। तो भरोसे की एक नींव जो है ना बायर्स की, वो रियल एस्टेट में हमने पैदा की है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि ये जो अब कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इससे क्या आउटकम निकल सकता है? क्या लोगों को फायदे इससे मिल सकते हैं? मैंने आपको बताया ना पहले कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है पहला। दूसरा, उस अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद जब लोग समझ जाएंगे भाई ये सही कानून की स्थिति ये है, तो बहुत सारे इश्यूज उसको इम्प्लीमेंट करने में आएंगे। उन इश्यूज का समाधान क्या हो, उस पर विचार विमर्श करने के लिए वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप इंडिविजुअल ग्रीवेंस सेशन नहीं है। तो इसके आउटकम, जैसे मैंने कहा ना कि 2 आउटकम आउटराइट हैं। एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी का या डॉक्यूमेंट रिलीज होना है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसेंस के लिए आवश्यक है, कि भाई कब मेंटेनेंस होगी, कब रिपेयर होगी, कब स्पेशल रिपेयर्स होगी, किसकी जिम्मेदारी है, कितने वर्षों के बाद बिल्डिंग का ऑडिट होगा, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या उसमें चेकिंग होगी, पोस्ट कंस्ट्रक्शन जब हैंडओवर होगा तो उस समय क्या स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा, फिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कब स्ट्रक्चरल ऑडिट रेगुलर होने लगेगा, ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर के खंडेलवाल, जिन्होंने बताया कि अब होने जा रहे कॉन्क्लेव में अवेयरनेस सेशन लगाया जाएगा। लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि अवेयरनेस के लिए उनका एक वर्कशॉप लगाया जाएगा। बातों और वादों के बीच उम्मीद की किरण अभी भी जगी हुई है। रेरा है, विश्वास है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा शो आपकी प्रॉपर्टी। मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।
ग्लैमर की हर हलचल। हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा।